माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के विशेष टॉपिक खरपतवार पे, जिसमें खरपतवार की विशेषताएं, हानियाँ, लाभ, ये सब आपको विस्तार से बताए जाएंगे। अपना टॉपिक है खरपतवार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीड। WWD वीड। फिर बात करते हैं वीड की, तो वीड शब्द दिया था जेंत्रो टूल ने। किसने दिया था वीड शब्द? जेंत्रो टूल ने दिया। और जेंत्रो टूल फादर ऑफ टिलेज भी कहलाते हैं। फादर ऑफ टिलेज, भूप्रेषण के पिता भी कहलाते हैं। और जेंत्रो टूल ने एक किताब लिखी थी, हॉर्स होइंग हजबेंड्री। हॉर्स होइंग हजबेंड्री जेंत्रो टूल ने लिखी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता की बात करते हैं, अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन। दोस्तों, जो खरपतवार होते हैं वो फसलों की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। जैसे जंगली तोलाई, 1,96,000 बीज, 1,96,000 बीज। फिर बात करते हैं बथुआ, 72,000 बीज। फिर बात करते हैं फेलेरिस माइनर, 10,000 बीज। फिर बात करते हैं अमरवेल, 16,000 बीज। फिर बात करते हैं गाजर घास, गाजर घास 5,000 बीज। फिर बात करते हैं फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर एक गेहूं का नकलची खरपतवार है। इसको बोलते हैं, या गेहूं सा बोल देते हैं, गुल्ली डंडा बोल देते हैं, गेहूं का मामा भी बोल देते हैं। और इस जो इसका टेस्ट वेट होता है वो होता है 2 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों का बाहर। तो गेहूं के 1000 दानों का बाहर कितना होता है? 2 ग्राम होता है दोस्तों। मतलब बहुत ही बारीक इसके बीज होते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं दूसरी विशेषता, अधिक गहरी जड़ों का होना। अधिक गहरी जड़ों का होना। तो दोस्तों, जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें मृदा में गहराई तक जाकर पोषक तत्वों का शोषण करती है। जैसे जवासा, हिरणपुरी, वायसुरी, कांस, इनकी जड़ें मृदा में 4 से
4 से 6 मीटर की गहराई तक चली जाती है। फिर बात करते हैं अधिक अंकुरण क्षमता। अधिक अंकुरण क्षमता। दोस्तों खरपतवारों के बीज कई बीज ऐसे होते हैं जो मृदा में कई वर्षों तक पड़े रहने के बाद भी उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट नहीं होती है, जैसे हिरणपुरी, बथुआ, जंगली चौलाई, इनके बीज मृदा में 50 वर्ष तक पड़े रहने के बाद भी अंकुरण क्षमता नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथी विशेषता, फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता। फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता। फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता। तो दोस्तों कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज फसलों से रंग व आकार में मिलते जुलते होते हैं, जैसे सत्यानाशी, इसके बीज सेब सरसों से के बीज से मिलते जुलते होते हैं, और इनके जो सत्यानाशी के बीज सरसों में मिल जाने के बाद अलग करना कठिन हो जाता है। और जो इन सत्यानाशी के बीज सरसों में मिल जाने के बाद में अगर सरसों का हम तेल उपयोग करते हैं तो ड्रोपसी नामक बीमारी हो जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं सत्यानाशी के बीज सरसों से मिलते जुलते होते हैं, कासनी के बीज बरसीम के बीजों से मिलते जुले होते हैं, जंगली जई के बीज जई के बीजों से मिले जुले, जो इनके बीज होते हैं वो आपस में मिले जुले रहते हैं, इनको अलग करना कठिन हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं पांचवी विशेषता, वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन, वानस्पतिक प्रजनन का अर्थ होता है कि खरपतवार बीज के अलावा वानस्पतिक भागों द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो वानस्पतिक भागों से परिवर्तन करते हैं, जैसे हिरणपुरी, का प्रवर्तन जड़ द्वारा हो जाता है। मोथा, का प्रवर्तन ट्यूबर द्वारा हो जाता है। धूप घास, का प्रवर्तन रनर्स या स्टोलन भी बोल देते हैं। अमरवेल, का हो जाता है तने के टुकड़ों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार जो खरपतवार होते हैं वो बीज के अलावा वानस्पतिक भागों द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं छठी विशेषता,
विशेषता। प्रत्येक प्रकार की मृदा में आसानी से वृद्धि करना। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय, कंकरीली, पथरीली इन भूमियों में आसानी से अपनी वृद्धि कर सकते हैं। मान लो कोई सी जगह ये खरपतवारों का बीज चला जाता है तो ये आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। जैसे गाजर घास होती है, वो सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से अंकुरण कर पाती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं जलवायु कीट व रोगों से प्रतिरोधी। कीट व रोगों से प्रतिरोधी। तो जो खरपतवार होते हैं वो फसलों की अपेक्षा कीटों व रोगों के प्रति सहनशील होते हैं या प्रतिरोधी होते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, ये हो ही गया। इसके बाद में बात करते हैं हम शीघ्र वृद्धि व शीघ्र अंकुरण। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र अंकुरण। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो वर्षा होते ही शीघ्र अंकुरण करके शीघ्र वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और रह गया खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय। खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय यह है जबलपुर में। जबलपुर कहाँ में पड़ता है? एमपी में। कई बार जेट में पूछ लिया गया भी है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं खरपतवारों से होने वाली हानियां। सबसे पहले बात करते हैं फसल उत्पादन पर प्रभाव। दोस्तों कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसलों से प्रकाश है, पोषक तत्व है, नमी है, इनके लिए कंपटीशन करते हैं और इस फसल उत्पादन को कम कर देते हैं। फिर बात करते हैं फसल उत्पादों की गुणवत्ता पर। फसल उत्पादन के साथ साथ फसल उत्पादों की गुणवत्ता को भी खरपतवार प्रभावित करते हैं। जैसे सरसों में 87 के बीज मिल गए तो क्या होगा, जो उसे जो तेल प्राप्त होगा और उस तेल को मनुष्य अपने उपयोग में ले लेगा तो ड्रोपसी रोग हो जाएगा। और जैसे गेहूं होता है, गेहूं के बीज गेहूं में मिल गया तो आटे में दुर्गंध आने लग जाती है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बारे में बात करेंगे पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो पशु द्वारा खा लिए जाने पर उनकी दूध गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जैसे जंगली प्याजी है, जंगली लहसुन है, इनके खाने से क्या होता है, जो पशु का दूध होता है उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। फिर बात करते हैं और जो खरपतवारों के कांटे होते हैं तो उनकी ऊन व बालों में चिपकर उनकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। फिर बात करते हैं भूमि के मूल्य में कमी। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करके भूमियों को बंजर बना देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, अर्थात मूल्य में वृद्धि कम हो जाती है। फिर बात करते हैं खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीटों और रोगों को शरण देते हैं। जैसे मक्का पे लगने वाला डाउन मिल्ड्यू, जैसे मक्का पे लगने वाला डाउन मिल्ड्यू खरपतवार वो कांस के पौधे पे शरण लेता है। ऐसे कई कीट होते हैं जो फसलों में रोग फैलाते हैं और खरपतवारों पे शरण लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम सिंचाई जल की हानि। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे नहरों है, तालाबों है, इनमें फैलकर
सिंचाई जल को अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे नहर में ये मान लो जलकुंभी फैल गई तो वो क्या करती है, पानी को रोक लेती है और हजारों लीटर पानी साइड में निकल जाता है और सिंचाई जल में हानि हो जाती है। फिर बात करते हैं, खरपतवार मनुष्य के लिए घातक होते हैं। ये पशुओं फसलों इनके तो लिए घातक होते हैं और ये इनके साथ साथ मनुष्य के लिए भी घातक होते हैं। जैसे 87 के बीज अगर सरसों के तेल में पिस गए हैं और उनसे बनने वाले तेल को हम उपयोग में ले लेते हैं तो ड्रोपसी नामक बीमारी हो जाती है, अंधापन हो जाता है। इसके बाद में बात करेंगे अन्य हानियां। तो ये कई खरपतवार ऐसे होते हैं जैसे गोखरू इन मोटर गाड़ियों के पहियों के चिपक कर उनको पंचर बना देते हैं और कई कई जंगलों में खरपतवार की मात्रा अधिक होने पर वहाँ आग लगने का भय रहता है। इस प्रकार खरपतवार मनुष्य के लिए, फसलों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए हानिकारक होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम खरपतवार से लाभ। हानियों के साथ साथ खरपतवारों से लाभ भी होते हैं जो आपको मैं विशेष से बता रहा हूँ। खरपतवारों के लाभ, पहले बात करेंगे मृदा संरक्षण में सहायक। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो मृदा को बांध के रखते हैं जिससे मृदा अपवर्तन कम होता है। जैसे दूब घास होती है, यह मृदा पे फैल जाती है और जड़ों द्वारा मृदा को बांध के रखती है जिससे मृदा क्षरण कम होता है। और कई जो अत्यधिक वृद्धि वाले खरपतवार होते हैं वो वर्षा की सीधी प्रहार को रोकते हैं जिससे मृदा क्षरण कम होता है। फिर बात करेंगे चारे के रूप में। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो चारे के रूप में उपयोग लिए जाते हैं, जैसे बथुआ, दूब घास, सेंधी। बथुआ, दूब घास, सेंधी। बथुआ वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं सीनोपोडियम एल्बम। सीनोपोडियम एल्बम। दूब घास को बोलते हैं साइनोडोन डक्टाइलोन। साइनोडोन डक्टाइलोन। और ये सेंधी होती है उसमें 3% प्रोटीन होती है। कितने प्रतिशत? 3% प्रोटीन होती है जिससे इसका चारा पौष्टिक होता है। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में बात करेंगे खरपतवार की औषधीय महत्व है। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो चिकित्सा में काम आते हैं, औषधीय बनाने में काम आते हैं। जैसे चिरचिटा होता है, ये दातुन दंत मंजन बनाने में काम आता है। दूब घास होती है, रक्त स्तंभक के रूप में काम आता है, मतलब बहते हुए रक्त को यह रोक देता है। अगर कहीं घाव वगैरह हो जाते हैं, लग जाती है, अगर दूब घास को पीस के लगा लेते हैं तो यह रक्त स्तंभक का कार्य करती है। जैसे गोखरू ये प्रजनन संबंधी रोगों में काम आता है। प्रजनन संबंधी रोगों में जैसे बांझपन है, इनमें ये गोखरू काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम खरपतवारों का आर्थिक महत्व है। तो कई खरपतवार आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कांस होती है, खीप होती है, इनसे क्या करते हैं जो मकानों की छप्पर बनाए जाते हैं और छप्पर के साथ साथ जो कूचा होता है उसका मुड्डे वगैरह, दरिया वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो ये आर्थिक महत्व में भी लाभदायक होते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं मृदा सुधारक के रूप में। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो दलहनी कुल के खरपतवार होते हैं, जैसे डेचा है, सत्यानाशी है। ये खरपतवार मृदा सुधारक के रूप में भी काम में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण और वो भी विस्तार से। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड।
क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवारों का वर्गीकरण। इसमें पहला वर्गीकरण लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। तो दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला बात करते हैं एक वर्षीय खरपतवार, इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल वीड। एनुअल वीड, एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय वे खरपतवार होते हैं जिनका वो जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 वर्ष की कम अवधि में पूर्ण कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एक वर्षीय खरपतवार। इनको 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ के खरपतवार और दूसरा रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। पहले बात करते हैं खरीफ के खरपतवार। खरीफ के वे खरपतवार होते हैं जो खरीफ की फसलों के साथ ही उगते हैं और खरीफ की फसलों के साथ ही अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, उससे बोलते हैं खरीफ के खरपतवार। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई आदि। इसके बाद में बात करेंगे रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार और भी है जैसे लेसवा, बहुत से खरपतवार। इसके बाद में बात करेंगे रबी के खरपतवार। वे खरपतवार जो रबी की फसलों के साथ ही उगते हैं और रबी की फसलों के साथ ही अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जैसे बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी, गेहूं, करसनी। तो कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो रबी के मौसम में उगते हैं, जैसे सत्यानाशी। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं आर्टिमोना मैक्सिकाना। गेहूं, फेलेरिस माइनर। कर्सनिल एनागिलिस आर्वेंसिस। जो ये गेहूं सा होता है, ये गेहूं का नकलची खरपतवार होता है। नकलची का अर्थ होता है इनके आकार व आकृति गेहूं की फसल के समान ही होती है और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा है गुल्ली डंडा। और जो इसका टेस्ट वेट होता है, गेहूं का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। और टेस्ट वेट क्या होता है दोस्तों? 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार होता है टेस्ट वेट। और गेहूं का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितने दानों का? 1000 दानों का। तो इसके दाने बहुत ही बारीक होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार, बाइनियल वीड।
बाइनियल वीड। द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण करते हैं। ये पहले वर्ष तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। तो कौन कौन से हैं द्विवर्षीय खरपतवार? जंगली गोभी, जंगली गाजर, जंगली गोभी और जंगली गाजर। जंगली गाजर को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। पार्थेनियम स्ट्रोफोरस, पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। और इसको खरपतवारों का राजा भी कहा जाता है। खरपतवारों का राजा भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक रसायन होता है, वो होता है पार्थेनियम, जो मानव के लिए हानिकारक होता है। मानवों में त्वचा संबंधी रोग फैल जाते हैं इससे। फिर इसके बाद में बात करेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार पेरेनियल वीड, बहुवर्षीय खरपतवार। ये वे खरपतवार होते हैं जो कई वर्षों तक अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जैसे जवासा, वायसुरी, जड़बेरी, मोथा, हिरणखुरी, इनके अलावा भी और भी कई खरपतवार होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। तो बहुवर्षीय में कौन कौन से आ गए? जवासा है, वायसुरी है, जरबेरी है, मोथा है, हिरणखुरी है, दूबघास है। ये खरपतवार होते हैं, ये होते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। अब अगले वर्गीकरण की बात करते हैं। एक नंबर हो गया जीवन चक्र के आधार पे। जीवन चक्र के आधार पे 3 प्रकार का होता है, एक वर्षीय, बहुवर्षीय और एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय 2 प्रकार का होता है, खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। अब बात करेंगे परजीविता के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण लेते हैं परजीविता के आधार पर। परजीविता के आधार पर, परजीविता का अर्थ होता है ये वे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन दूसरे वनस्पति पे निर्भर रखते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। दूसरा होता है अर्ध तना परजीवी। तीसरा होता है पूर्ण जड़ परजीवी। चौथा होता है अर्ध जड़ परजीवी। पहले बात करते हैं पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी आता है कसकुटा, कसकुटा, इसको बोलते हैं अम्बलवेल।
वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा। और इसका प्रेपोसी पौधा, परिपोषी पौधा वो होता है रिजगा। रिजगा, मिर्च, सोयाबीन, ये इसके परिपोषी पौधे होते हैं। फिर बात करते हैं अर्धतना परजीवी, वो होता है लोरेंथस। लोरेंथस, इसका परिपोषी पौधे होते हैं बागानी फसलें, आम है बागानी फसलें। बागानी फसलों में जैसे चाय है, कॉफी है, इनमें जो बागानी फसलें होती हैं उसमें ये लोरेंथस खरपतवार लगता है। फिर बात करते हैं पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी होता है ओरोबंकी। ओरोबंकी, और इसका परिपोषी पौधा होता है सरसों और सोलेलेसिकुल। और आग, सरसों, सोलेलेसिकुल और आग। सोलेलेसिकुल में जितने भी पौधे आते हैं, फसलें आती है, उनमें ये रोग लगता है, ये परजीवी। फिर बात करते हैं चौथा अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी में आता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, और इसके परिपोषी पौधे होते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना। अर्धजड़ परजीवी होता है स्ट्राइगा, और इसके परिपोषी पौधे होते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना। अब बात करें, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, परजीता के आधार पे एक क्वेश्चन लगभग पूछ लेते हैं। जेट के एग्जाम हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे आईसीआर का हो, कोई सा भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन का एग्जाम हो, इसमें पूछ लेते हैं। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। कस्कुटा सी, लोरेंथस एल, ओरोबंकी ओ, स्टाइगा एल। क्या हो गया? क्लोज एस, स्टाइगा एस, सी एल ओ एस, सी एल ओ एस। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आपको याद रखना है पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी अमरवेल, अर्ध तना परजीवी लोरेंथस, और पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी, और अर्ध जड़ परजीवी स्टाइगा। इसको याद रखना है। फिर इसके बाद में अगला वर्गीकरण लेते हैं। बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, तो बीज पत्र के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट। अब बात करते हैं एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री वे खरपतवार होते हैं जिनके बीज दाल की भांति 2 भागों में नहीं टूटते हैं, उसे बोलते हैं एक बीजपत्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं सा, कांस, गेहूं सा, कांस, दूबघास, मोथा।
तो कई खरपतवार होते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री। वे खरपतवार जिनके दानों को तोड़ने पर दाल की भांति दो भागों में बढ़ जाते हैं उसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, हिरणकुरी, करसनी, जंगली चौलाई, हिरणकुरी, करसनी, ये क्या है? द्विबीजपत्री खरपतवार है। अब इसके बाद में तीसरा वर्गीकरण लेते हैं हम। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर, खरपतवार फसल खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। इसमें पहला लेते हैं एब्सोल्यूट खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट खरपतवार। तो इस वर्ग में वे खरपतवार आते हैं जो कृषि उपज को कम करते हैं। वो सभी खरपतवार आते हैं कृषि क्षेत्रों के, जैसे बथुआ है, जंगली चौलाई है, दूब घास है, प्याजी है, ये सब खरपतवार इसमें आते हैं। फिर बात करते हैं रिलेटिव वीड। सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार। इस वर्ग में वे खरपतवार आते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। मतलब अगर चना बो रखा है, उसके साथ में सरसों का पौधा उग गया तो वो क्या हो गया? रिलेटिव खरपतवार हो गया। ये होता है अशुद्ध बुआई करने पर या अशुद्ध बीज की बुआई करने पर ये खरपतवार पनप जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा मिमिकरी वीड। मिमिकरी हिंदी में बोलते हैं नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार ये वे खरपतवार होते हैं जो फसल से आकार व आकृति में व रंग में समान होते हैं और इसको एक बार बोने के बाद में अलग नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं नकलची खरपतवार। जैसे गेहूं का ये नकलची खरपतवार है। फिर इसके बाद बात करते हैं चौथा अवांछित वीड। अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार वे खरपतवार होते हैं एक किस्म में फसल के एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाना अवांछित खरपतवार कहलाता है। जैसे गेहूं की किस्म है 3077 किस्म है, उसमें या तो सोनालिका का हो गया मालूम पौधा या लोकवन का हो गया। तो इस प्रकार इन खरपतवारों को अवांछित खरपतवार कहते हैं। जैसे मान लो ये दोनों गेहूं की किस्म है, और दोनों में ही अलग अलग किस्मों के पौधे उग जाते हैं, उसे बोलते हैं अवांछित खरपतवार। और इन अवांछित खरपतवारों को निकालने की क्रिया रोगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। अब बात करते हैं हम पत्तियों के आधार पर। अब वर्गीकरण लेते हैं पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण। पत्तियों के
आधार पर वर्गीकरण। तो पत्तियों के आधार पर ये दो प्रकार करते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वे खरपतवार जिनकी संरचना में जिनकी पत्तियों की संरचना चौड़ी होती है उसे बोलते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे बथुआ, हिरणखुरी, जंगली चौलाई, ये सब खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार थे। सत्यानाशी और अमरवेल, अमरवेल का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अमरवेल के पत्तियां दिखाई नहीं देती है, बाकी संरचना के आधार पर अमरवेल चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार ही होता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि इसके तो पत्तियां ही नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती है, बाकी वर्गीकरण के अनुसार ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार ही है। इसके बाद में बात करते हैं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार एक गेहूसा, दूबघास, मोथा, कई खरपतवार होती है जिनकी पत्तियां संकरी होती है, उसे बोलते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार। दोस्तों, नई वीडियो पाने के लिए हमारे माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।